दोस्तों, इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो लगातार चल रही है। 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। और इस बीच दुनिया का हर देश ये सोचने को मजबूर है, दुनिया का हर शख्स मजबूर है, और भारत का भी या आप भी ये सोचने को मजबूर होंगे कि इससे फायदा किसका हो रहा है। क्या यूक्रेन का फायदा हो रहा है, या उसका ईगो आड़े आ रहा है, या फिर पुतिन का ईगो इसमें प्रमुख समस्या बनी हुई है, या फिर पुतिन को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप इन दोनों के बारे में ही सोच रहे हैं तो वास्तव में आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में खिलाड़ी कोई और हैं। और दोस्तों, जो खिलाड़ी हैं इस पूरे के पूरे वॉर को जो घुमा रहे हैं, जिनकी वजह से 20 लाख से ज्यादा लोग अपने देश को छोड़ करके जा चुके हैं, हजारों की तादाद में अभी तक सैनिक मर चुके हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे हथियार तबाह हो चुके हैं। अब तक $100 अरब से बड़ा नुकसान यूक्रेन को हो चुका है, तो $20 अरब का पर डे नुकसान रूस को हो रहा है। लेकिन जो दूर बैठे हुए खिलाड़ी हैं उनका गणित समझने की बड़ी दरकार है, और आपको यह पूरा जब खेल समझ में आएगा तो पता चलेगा कि विलेन पुतिन नहीं है, विलेन तो कहीं दूर बैठे हुए शख्स हैं। तो आखिर वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो इस पूरे के पूरे खेल को चला रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जो हथियार छोड़ करके चला जाता है उनके लिए जिम्मेदार होते हैं? वो कौन से लोग हैं जो ताइवान और चीन के बीच में जंग करवाने को आमादा हैं? वो कौन से लोग हैं जो लद्दाख के अंदर, भारत के लद्दाख के अंदर चीन को उकसाने की कार्रवाइयां कर रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग चाहते हैं? और दोस्तों, वो कौन से लोग हैं जो हमारे पड़ोस के अंदर बारूद बिछाने का काम कर रहे हैं? दोस्तों, इस सारी बातों को समझने के लिए थोड़ा आपको आर्थिक गणित समझाता हूं। दोस्तों, जरा मैं 5 बड़ी कंपनियों के नाम बताता हूं, जरा आप भी इनको टटोलने की कोशिश करिए। पहली है लॉकहीड मार्टिन, दूसरी है बोइंग, तीसरी है नॉर्थरोप ग्रुमन, चौथी कंपनी है रेथियोन, और दोस्तों 5वीं बड़ी कंपनी है जनरल डायनेमिक्स। इनके कुछ के नाम आपने सुने होंगे। तो दोस्तों, जान लीजिए कि दुनिया के अंदर जितने हथियार बिकते हैं उनका अकेला 35% हिस्सा इन्हीं 5 कंपनियों का होता है। दोस्तों, वॉर अगर दुनिया में किसी भी इलाके में छिड़ती हो, इन 5 कंपनियों को 35% फायदा तो पहुंच ही जाता है। यह बड़ी बात है और इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वॉर के अंदर पूरा का पूरा खेल इन्हीं कंपनियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। वैसे दुनिया की टॉप 100 डिफेंस कंपनियों की बात करें तो उनमें से ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की हैं, और इस वक्त के अगर हालातों की बात करें, इन कंपनियों के शेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें अकेली लॉकहीड मार्टिन के शेयर 16% से ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो वही बाकी कंपनियों के शेयर भी 10% से ज्यादा की ग्रोथ पा रहे हैं। यह एक छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन बड़ा आंकड़ा यह है कि दुनिया के अंदर 60% जो हथियार बिकते हैं उनका अकेला प्रॉफिट अमेरिका पाता है। दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत केवल 0.3, ठीक से सुन लीजिए, 0.3 के आसपास भारत की हिस्सेदारी है। चीन की अगर हम बात करें, हमारा पड़ोसी चीन, उसकी 5% हिस्सेदारी ही है, लेकिन अकेले अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर 60% की हिस्सेदारी है वेपन्स को लेकर के, फिर चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो, सबमरीन्स हो, या फिर बाकी हथियार। और इस वक्त यूक्रेन के अंदर जो वॉर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो हथियार सारे के सारे अमेरिकन मेड हैं, और वो वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका जिस सैन्य मदद की बात कर रहा है वो सारे के सारे अपने हथियारों को वहां पर डंप कर रहा है। जाहिर सी बात है, फोकट में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ उनके अपोजिट है रूस, जिसकी दुनिया के अंदर हथियारों की हिस्सेदारी करीब 20% की है। और दोस्तों, ये 20% की हिस्सेदारी को रोकने के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। वो गेम मैं सारा का सारा आपको बताऊंगा। पहले इस हथियारों वाले गेम की बात करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका एक बेहद ही कर्ज में डूबा हुआ देश हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उसने हथियारों के दम पर अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने जो ग्रोथ पाई है वो अपने आप में आप आज की डेट में देख ही पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त उसके राइवलरी में खड़ा है रूस, और रूस भी हथियारों का सबसे बड़ा सेंटर है, जिसको ध्वस्त करने के लिए बाइडन लगातार लगा हुआ था। बाइडन ने इस पूरे के पूरे मसले में पहले देखा कि आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध, दोस्तों आपने सुना ही होगा,
इसमें एक तरफ रूस की सेना आर्मेनिया के सपोर्ट में थी, तो दूसरी ओर था अजरबैजान, और अजरबैजान के सपोर्ट में तुर्की और इजराइल भी सपोर्टिव था। दोस्तों, इजराइल भी बड़े वेपन्स बेचने के मामले में एक बहुत बड़ा देश है। भारत से ज्यादा दुनिया के अंदर उसके हथियार एक्सपोर्ट होते हैं। तो तुर्की भी हथियार बेचता है, जो एक मुस्लिम कंट्री अभी है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा खेल हथियारों के दम पर ही खेला जा रहा है, और इससे जो बाइडेन चाह रहे थे, और दूसरी बात मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो है यूरोप। और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अमेरिका के बाद में जो हथियारों का सबसे बड़ा देश है वो है रूस, और थर्ड नंबर पे आता है फ्रांस। इसके बाद में ब्रिटेन और जर्मनी का नंबर आता है, जिसके साथ में फिर चाइना का नंबर आता है। लेकिन दोस्तों, चाइना की हिस्सेदारी भी अभी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो हिस्सेदारी रूस की है उसको कम करना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि आपने देखा था कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका वापसी करता है, और उस दौरान वो अपने हथियार लेकर के नहीं जाता है। अरबों डॉलर के हथियार अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका छोड़ करके चला जाता है, जैसे वो किसी मित्र देश को गिफ्ट कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, वहां उनके सामने मित्र नहीं थे, उसने अपने मित्रों को भी दिया नहीं था, बल्कि उसने वो तमाम के तमाम हथियार अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी तालिबान को दिए थे। तो तालिबान उन हथियारों का क्या कर रहा है? दोस्तों, कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर यकायक बहुत सारी घटनाएं बढ़ गई हैं, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक्स बढ़ चुके हैं। तो जो अमेरिका चाह रहा था वो खेल वहां पे शुरू हो चुका है। उसके पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में वहां बड़ी तादाद में वो हथियार पहुंचे, और वो हथियार फिलहाल पाकिस्तान की आर्मी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस पाकिस्तान को जिसने तालिबान का सपोर्ट किया था, यानी अमेरिका ने जो जाल बिछाया था, जाल ये था कि युद्ध होना चाहिए, लोग मरने चाहिए, खौफ फैलना चाहिए, उसके बाद हथियार बिकेंगे, पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दोस्तों, इससे पहले आपको एक और बात मैं बता देता हूं। वो बात जुड़ी हुई है कोरोना से जुड़ी हुई, और कोरोना के अंदर दोस्तों होता क्या है कि दुनिया की जो वैक्सीन कंपनियां हैं, आपको क्या लगता है किसकी कंपनियां हैं वैक्सीन की? जाहिर सी बात है, अमेरिका की कंपनियां हैं। सबसे बड़ा नाम आपने बहुत बार सुना होगा, फाइजर। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर्स बहुत तेजी के साथ में बढ़े थे जब कोरोना आया। इसके बाद में ओमिक्रॉन आया तो फिर से ये लोग उत्साहित हो चुके थे, और इन्होंने बाकायदा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया था कि अब हमें इस अपनी रफ्तार को कायम रखना है। मतलब कोरोना का डर फैलेगा, ओमिक्रॉन का डर फैलेगा, और उनकी वैक्सीन बिकेंगी। दोस्तों, हालांकि ये बड़ा पेचीदा सा मसला है, इसके अंदर WHO भी इन्वॉल्व है, और दुनिया की वैसे सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो वो WHO है, जिसको कहा जा रहा था कि वो चाइना के इशारे पे काम कर रहा है। लेकिन पूरा अगर हम बड़ी पिक्चर में इसको देखते हैं तो उसमें पता ही चलता है कि इसमें सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली कंट्री अगर कोई थी तो वो थी अमेरिका। और अमेरिका की वैक्सीन कंपनियों ने दे दनादन जो पैसा बनाया है वो पैसा वो बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले में लगता है कि उनकी पोल खुल गई, और इसके बाद में लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया कि वास्तव में उनको कोरोना के साथ ही जीना है, और लाइफस्टाइल चेंज हुई। कोरोना अभी बिल्कुल कम हो चुका है। तो अब क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए कुछ ऐसा कि पूरा का पूरा सेंट्रिक, उनकी जो सेकंड इकोनॉमी है वो सेंट्रिक है हथियारों पर, और हथियारों को बिकना अगर नहीं होगा तो अमेरिका डाउन चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने अभी जिक्र किया था कि अफगानिस्तान के दौरान जब वो हथियार छोड़ करके जा रहे थे उस वक्त उनकी हालात बेहद खराब हो चुकी थी। उम्मीद लोग करने लग गए थे कि जब जब अमेरिका संकट में आता है, जब जब यूरोप संकट में आता है, यूरोपियन कंट्रीज संकट में आता है, और दोस्तों इस वक्त तो पूरे के पूरे यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। आपने देखा भी था कि कोरोना काल में ये सारे के सारे देश बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके हैं, वह कारोबार ठप हो चुका है, और अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो अब अपनी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए दुनिया में अस्थिरता बहुत जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी है अस्थिरता। तो उनको रूस से बड़ा देश ऐसा मिल नहीं सकता था। उनकी पहली ख्वाहिश थी चाइना। दोस्तों, अगर वो लोग चीन के साथ युद्ध में उलझते हैं तो उनकी इकोनॉमी और ज्यादा गड़बड़ा सकती है, क्योंकि बाइडेन से पहले ट्रंप के काल में चीन के साथ में उनका ट्रेड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी, और इसकी वजह से यह हुआ कि उन लोगों को एक नया विकल्प तलाशना था, और रूस से बड़ा विकल्प उनको मिल नहीं सकता था, और नेटो कंट्रीज और युद्ध में झोंक दिया यूक्रेन को, और
खुद पीछे हट गए, अब केवल हथियारों को वहां डंप कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कुछ भी फोकट में नहीं हो रहा है। दोस्तों, पाई पाई का हिसाब यूक्रेन के लोगों को देना पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, क्योंकि मैंने कहा है कि वहां 100 अरब डॉलर का नुकसान तो अभी हो ही चुका है। साथ ही जिस तरीके से अभी भी हमले जारी हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों तक, करीब 6 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं उबर सकते हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हुआ है, जाहिर सी बात है उसे बनाने के लिए कौन आएगा। ज्यादातर ऐसे मामलों में यूरोपियन कंट्रीज और स्पेशली जर्मनी और फ्रांस की कंपनियां ये सारी चीजें बनाने के अंदर माहिर हैं। बाकी यूरोपीय देशों की जो कंपनियां हैं वो भी उसको नए तरीके से बिल्डअप करने के लिए वहां पर पहुंचेंगी। साथ ही अमेरिका की जो आईटी कंपनियां हैं या जो बाकी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियां हैं, वो भी यूक्रेन पहुंचेंगी और यूक्रेन उनके लिए जो वॉर जोन होता है, जाहिर सी बात है वो एक बड़ा मार्केट होता है। दोस्तों, इसके साथ में वो तमाम कंपनियां जब वहां पहुंचेंगी, बनाएंगी, तो जाहिर सी बात है उनके लिए फायदा होने वाला है, उनकी इकोनॉमी मजबूत होगी। जाहिर सी बात है सामने वाले की खराब हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ दोस्तों एक और बड़ा खेल होता है, हथियारों के साथ एक और बड़ा गेम है, और वो गेम है तेल से जुड़ा हुआ, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ। दोस्तों, 40% गैस का प्रोडक्शन होता है रूस में, और रूस से यूक्रेन से होती हुई पाइपलाइंस पहुंचती हैं यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्रीज में जो गैस पहुंचती है उससे अमेरिका को बड़ा नुकसान है। अमेरिका को नुकसान यह है कि अमेरिका अगर वहां पर गैस पहुंचाता है तो वो महंगे दामों पर बिकती है, लेकिन रूस वाली गैस और वहां के पेट्रो प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका इस चेन को भी तोड़ करके उसकी रूस की इकोनॉमी को ध्वस्त करना चाहता है। तो दोस्तों, बड़ी बात जो मैंने आपको बताई वो है कि पूरे के पूरे कैनवास के अंदर हथियार हैं, और इसके साथ में जो सेकंड चीज है वो है तेल और पेट्रोकेमिकल्स। और पेट्रोकेमिकल्स के लिए जो रूस है वो बड़ा भंडार है, और बड़ी बात यह है कि 40% गैस का प्रोडक्शन रूस कर रहा है, जो सीधे सीधे तौर पर यूरोप पे पहुंचती है, जहां पर अमेरिका पहले से ही गैस बेचने में लगा हुआ था, लेकिन वो महंगी बिकती थी। और जो गैस रूस से यूरोप पहुंचती थी वो गैस बहुत सस्ती होती है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका इस नुकसान को भी नहीं सहना चाह रहा था, और इसके लिए उसने रूस को उकसाया और पूरा का पूरा कैनवास बदल गया। नुकसान में गए हैं तो केवल यूक्रेन और रूस के लोग। और चूंकि दोस्तों भारत भी रूस का दोस्त है, तो हम भी ये मान के चल रहे हैं कि हमें भी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में 60 से 70% हथियार रूस से आते हैं, और अमेरिका ने फिलहाल रूस पे प्रतिबंधों की बौछार कर दी है, जिसका सीधा सीधा संबंध भारत से भी है। और भारत अब हथियार बहुत समझदारी के साथ में खरीद पाएगा। बड़ी बात एक और आ गई है सामने कि चीन ने, जो रूस का सपोर्टिव कंट्री है, उसने रूस को अपने कल पुर्जे देने से अभी मना कर दिया है। तो जब रूस से चीन दूरी बना सकता है इस मामले में, तो भारत को भी बहुत कुछ सोचने की दरकार होगी। दोस्तों, मोदी जी को क्या लगता है, क्या उनको करना चाहिए इस मामले में, आप मुझे कमेंट लिख करके बता सकते हैं। साथ ही हमें अब क्या करना चाहिए इस मामले में, हमें हथियारों को लेकर के क्या कुछ अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। वैसे भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन क्या कुछ करना चाहिए आप कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।